हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आपके एक सेमेस्टर एग्जाम्स को इजी बनाने के लिए हम फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो एग्जाम की टेंशन छोड़ दीजिए और कुछ जो वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं सिर्फ वो वीडियो देख के आप एग्जाम देने चले जाइए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं आपके लिए, ठीक है। आप आसानी से चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का नया टॉपिक हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें या विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। तो दोनों का आंसर आपका सेम ही होने वाला। क्यों सेम होगा दोनों क्वेश्चंस का? क्योंकि नाम अलग अलग है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आंसर सेम होगा। तो क्यों होगा इसको भी हम आपको प्रश्न में ही समझाएंगे आज। तो ये रिव्यू सेमेस्टर 2 2023-27 इसका सेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री मेजर पेपर 2 का टॉपिक है ये, और ये 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप इसको जरूर से जरूर पढ़े। तो चलिए, आज इसी टॉपिक को हम लोग सीखते हैं कैसे लिखना है एग्जाम में। शुरू करते हैं इसको कि कैसे इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जैसा कि शुरुआत हम आपको हर टॉपिक में बताते हैं कि परिचय के साथ करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाए पहले उसका थोड़ा सा परिचय लिखेंगे, उसके बाद टॉपिक्स को लिखेंगे। तो आइए शुरुआत परिचय के साथ करते हैं। परिचय में लिखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वह भारत के महंतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। तो लीजिए, आपका फर्स्ट लाइन में ही डाउट दूर हो गया होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में जैसे बताए थे कि चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें या फिर विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। दो अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो क्यों सेम होगा ये फर्स्ट लाइन से पता चल गया, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय महान जो थे उनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपका डाउट यहाँ पे दूर हो गया होगा कि अलग अलग नाम का आंसर एक कैसे हो सकता है, दो अलग अलग व्यक्तियों का आंसर कैसे हो सकता है एक, ठीक है। तो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दो अलग अलग नाम, जैसे विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और वो भारत के सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट थे, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। समुद्रगुप्त ने यद्यपि चंद्रगुप्त की नियुक्ति उसकी योग्यता को देखकर की थी, परंतु रामगुप्त संभवतः ज्येष्ठता के आधार पर सम्राट बना, और चंद्रगुप्त ने भी रामगुप्त के प्रति सद्भावना के कारण स्वीकार किया। परंतु शक राजा से पराजय और अपमानजनक संधि के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसको बोला जाता था, वो सम्राट बने, ठीक है। तो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता थे उनका नाम समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो योग्यताधारी थे, मतलब कि सम्राट बनने के योग्य थे, ठीक है, जिनकी वजह से उनका चुनाव सम्राट के पद के लिए किया गया था। परंतु क्या हुआ, रामगुप्त जो उनके बड़े भाई है, तो उनका चुनाव बड़ा होने के आधार पर, मतलब ज्येष्ठ होने के आधार पर किया गया था, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ कि रामगुप्त सम्राट बने, ठीक है। रामगुप्त के सम्राट बनने के बाद जो शक सम्राट थे, शक वंश के जो राजा थे, वो आक्रमण कर देते हैं, और इसमें रामगुप्त की हार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को सम्राट बनाया जाता है, क्योंकि रामगुप्त जो थे वो योग्य नहीं थे सम्राट के पद के लिए। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को सम्राट बनाया जाता है। अब यहाँ से स्थिति चेंज हो जाता है, ठीक है। जो रामगुप्त के समय शासन व्यवस्था ढीली पड़ गई थी तथा बाह्य आक्रमण होने लगे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्राट बनने के बाद सभी शक्तियां इनसे डर गए थे, ठीक है। आक्रमण तो दूर, कोई विद्रोह करने का सोचता भी नहीं था। अब पैराग्राफ को चेंज करके लिखेंगे कि डॉक्टर वी.एस. भार्गव ने लिखा है, जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा उस समय भारत के विभिन्न राज्यों की शक्ति छीन हो चुकी थी। समुद्रगुप्त ने उसका दमन कर दिया था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त जैसा कायर शासक सिंहासन पर बैठा। ऐसी परिस्थिति में चारों ओर विद्रोह हो सकता था, लेकिन समुद्रगुप्त की विजयों का आतंक ताजा होने से ऐसा नहीं हुआ। केवल शकों ने ही विद्रोह किया। ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त ने युद्ध तथा वैवाहिक संबंध दोनों तरह से अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, ठीक है। तो क्या है कि डॉक्टर वी.एस. भार्गव लिखते हैं कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा था उस समय भारत के विभिन्न राज्यों की शक्ति छीन हो चुकी थी, शक्ति समाप्त हो चुका था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने पहले से उसका दमन कर दिया था, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और अपने राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जब उसके बड़े बेटे ने सिंहासन संभाली और शासन करने लगा, तो वो इतना कायर था कि सभी चीजों को अच्छे तरह से वो मैनेज नहीं कर सकता था, ठीक है, नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह से चारों तरफ विद्रोह हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो आतंक फैलाया था, ठीक है, अपना डर बैठाया था सबके मन में, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इसलिए के समय किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ जो शक वंश के जो शासक थे उन्होंने विद्रोह किया और रामगुप्त को हराया भी था, ठीक है। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठते हैं और उसमें उन्होंने युद्ध तथा अपने वैवाहिक जीवन दोनों को अच्छे से संभाला, अच्छे से सुदृढ़ किया, ठीक है। तो अब आगे लिखेंगे, इसके बाद आगे का पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था, उनकी उपलब्धियां या विजय क्या क्या थी इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी एडिंग बनाएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य की उपलब्धियां या विजय, ठीक है। इसके बाद उसमें लिखेंगे कि भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का स्थान और महत्व सर्वाधिक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कुशल राजनीतिज्ञ, विजेता, पराक्रमी तथा मानव का पारखी था। तो क्या है कि भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, विजेता थे और पराक्रमी भी थे, ठीक है। और साथ ही मानव के पारखी थे, मतलब कि वो देख के परख लेते थे कि इंसान किस तरह का है, ठीक है, किस प्रवृत्ति का है, ठीक है, उसी को मानव का पारखी बोलते हैं। तो ये विक्रमादित्य जो है मानव पारखी थे,
आगे है, वो अपने पिता की तरह ही वीर और चतुर था। तो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपने पिताजी समुद्रगुप्त की तरह ही वीर, साहसी और पराक्रमी भी थे। ठीक है, आगे है कि मजुमदार और फाहियान के अनुसार गुप्त काल के सभी राजाओं की तुलना में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल में सबसे अधिक सुख, शांति, समृद्ध व्यापार, उन्नत कृषि, साहित्य एवं कला विज्ञान का बहुत अधिक विकास हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां या विजय इस प्रकार है। ठीक है, तो अब हम लोग उसके विजय को देखेंगे कि उसने क्या क्या उपाधियां या उपलब्धियां हासिल की और क्या उनके विजय रहे हैं। ठीक है, तो उनका पहला उपलब्धि क्या था? वो था शकों का दमन। ठीक है, जो शक वंश के शासक रामगुप्त के समय में विद्रोह करके उनको पराजित किए थे, अब उन्हीं का बदला चंद्रगुप्त द्वितीय लेते हैं और शकों का दमन कैसे करते हैं इस बात को हम लोग देखेंगे। तो पहले हेडिंग बनाएंगे शकों का दमन, ये पहला उपलब्धि है उनका। इसमें हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि चंद्रगुप्त के काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना शकों की पराजय थी। शकों पर विजय इतनी महत्व की थी कि भारत से विदेशी शक्ति और गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंका गया। मतलब कि शकों का दमन चंद्रगुप्त के काल की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, और इस पे विजय पाना इतना महत्व का था, मतलब इतना प्रभावशाली था कि भारत से जो विदेशी शक्ति थे वो सभी चले गए। ठीक है, उनका जो गुलामी भारत में स्थापित किए थे, गुलामी व्यवस्था भारत में स्थापित किए थे, भारत के लोगों को गुलाम बनाए थे, उसको जड़ से भी निकाल फेंका गया। इतना प्रभावशाली साबित हुआ। ठीक है, आगे लिखेंगे कि शकों के आक्रमण का भय समाप्त होने से चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रतिभा या सेनापतित्व में जन विश्वास बढ़ा तथा यह लोकप्रियता विभिन्न राज्यों में इतनी अधिक थी कि विद्रोही प्रकृति के राजाओं को विद्रोह करने से जनता की शक्ति का भय लगने लगा तथा वे शांत हो गए। मतलब कि क्या हुआ कि जो शक थे उनका आक्रमण का भय समाप्त हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनका दमन कर दिया था, उनको परास्त कर दिया था। उसके वजह से उनका भय समाप्त हो गया कि वह वो आक्रमण तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके वजह से जो लोग थे, जो जनता थी, उसका विश्वास राजा के प्रति बढ़ा और साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। ठीक है, लोगों का चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रति विश्वास बहुत अधिक बढ़ गया और साथ ही ये आसपास के क्षेत्र में इतना फेमस हो गए कि जो विद्रोही प्रकृति के राजा थे, मतलब कि जो विद्रोह करना चाहते थे, वे भी डर से शांत हो गए। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि सर्वप्रथम तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुवदेवी और साम्राज्य की रक्षा के लिए स्त्री वेश में जाकर शक राजा का वध किया। इसके पश्चात जब वह सम्राट बना तो उसने भारत के अन्य भागों को जीता, परंतु मालवा में, गुजरात और सौराष्ट्र के शक अभी भी साम्राज्य और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। अतः वाकाटक राज्य की मदद से 389 से 412 ईस्वी तक शकों को पराजित किया तथा इन प्रदेशों को साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण कर ली। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट बनने के बाद सबसे पहला काम करते हैं, ध्रुव देवी और साम्राज्य की रक्षा के लिए स्त्री वेश में जाकर शक राजा का वध किया। तो ध्रुव देवी कौन थी? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी, जो जिनको शकों ने घेराबंदी कर कर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो उनका सुरक्षा, उनको बचा करके शत्रु शिविर से बाहर निकालने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो स्त्री का वेश धारण करके उनके साम्राज्य में घुस जाते हैं और राजा को मार के ध्रुव देवी को बचा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत के बहुत सारे राज्य को वो जीत चुके थे, लेकिन अभी भी गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्र में शक अभी भी साम्राज्य अपना स्थापित करके राज कर रहे थे। ठीक है, और भारत के विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त थे, विरोधी गतिविधि करते रहते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या किए, चंद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक राज्य के साथ मिल करके 389 से 412 ईस्वी तक गुजरात और सौराष्ट्र के शकों के साथ युद्ध करके उनको पराजित किया और उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की। ठीक है, शकारी उन राजा के नामों के आगे लगाया जाता था जिन्होंने पूरे संपूर्ण धरती पर एक छत्र राज किया हो। ठीक है, और विक्रमादित्य का अर्थ होता है वीरता का सूर्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन दोनों उपाधियों को खुद से धारण किया। ठीक है, अब दूसरा उपलब्धि है गणराज्यों पर विजय। ठीक है, इसमें इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग के कुषाण और अवंती के राजाओं तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में कुछ छोटे छोटे गणराज्य की एक श्रृंखला थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में इसमें से कुछ गणराज्य अराजकता के शिकार और परस्पर वैमनस्य के कारण संघर्षरत भी थे। ये गणराज्य स्वतंत्रता तो चाहते थे, लेकिन किसी विदेशी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत रखने के लिए इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा और शेष पहले जैसे मित्र बने रहे। तो क्या हुआ कि भारत के पश्चिम उत्तर साइड में कुषाण और अवंती के राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में कुछ छोटे छोटे गणराज्य थे। ठीक है जी, गणराज्य क्या होता है? जहाँ जनता अपने मर्जी से अपना शासक चुने। ठीक है, आसान शब्दों में समझे तो वहाँ पे लोकतंत्र हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्य थे जो स्वतंत्र तो होना चाहते थे, लेकिन किसी भी विदेशी आक्रमण को झेलने की शक्ति उसमें नहीं थी, वो उतने मजबूत नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत करने के लिए उन सभी गणराज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और मित्रता की भावना से सभी लोग रहने लगे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय की तीसरी उपलब्धि है अवंती के क्षत्रपों का विनाश। क्षत्रप क्या होता है? राज्य का राजा। ठीक है, तो अब इसमें इस प्रकार से लिखेंगे कि मध्य भारत के गणराज्यों को उन्मूलित करने के बाद वह आगे बढ़ा और अवंती के क्षत्रपों का विनाश किया। रुद्र सिंह तृतीय अंतिम क्षत्रप था जिसका वध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। यह घटना संभवतः 395 और 400 ईस्वी के बीच की है। तो क्या है कि मध्य भारत के जितने भी गणराज्य थे उसको उन्मूलित करने के बाद, मतलब कि उसको उजाड़ने के बाद या फिर अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद वो आगे बढ़े और अवंती के क्षत्रपों का राजाओं का नाश किया। ठीक है, और रुद्र सिंह जो है
रुद्र सिंह तृतीय वो अवंती के लास्ट शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिसका वध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कर दिया। ठीक है, यह घटना लगभग 395 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच की है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चौथे उपलब्धि की तरफ बढ़ेंगे और चौथा उपलब्धि है पूर्वी प्रदेश। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि मेहरौली लेख में पूर्वी प्रदेशों का संघ संकेत मिला है। इसका नेता बंगाल का राजा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस संघ को तोड़कर इनके प्रदेशों पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। इससे चंद्रगुप्त को ताम्रलिप्ति बंदरगाह मिल गया। ठीक है, तो क्या है कि मेहरौली में एक लेख मिला है जिसमें पूर्वी प्रदेश के बारे में लिखा है। ठीक है, इसका नेता बंगाल का राजा हुआ करता था, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराकर तोड़कर उसके प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त को ताम्रलिप्ति बंदरगाह मिल गया, उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय की पांचवी उपलब्धि है दक्षिणापथ या दक्षिण पथ। ठीक है, तो इसको डैश देकर के लिखेंगे कि दक्षिण पथ के राज्यों के संबंध में मेहरौली लेख इतना ही कहता है कि चंद्रगुप्त के प्रताप से दक्षिणी सागर सुगंधित हो उठा। इतिहासकार इसका अर्थ दक्षिणापथ की विजय नहीं मानते हैं तथा अन्य प्रमाण और साहित्य भी इनका उल्लेख नहीं करते, अतः दक्षिणापथ समुद्रगुप्त के काल की स्थिति में था। तो मेहरौली में एक लेख प्राप्त होता है जिसमें दक्षिण पथ के बारे में यह कहना है कि चंद्रगुप्त के प्रताप से दक्षिण सागर सुगंधित हो उठा। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसने वो जीता था। ठीक है, या फिर कोई भी इतिहासकार जो है वो दक्षिणापथ के विजय को नहीं मानते। ठीक है, या कोई भी जो प्रमाण या फिर साहित्य है उसमें भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि दक्षिणापथ जो है वो समुद्रगुप्त के काल से ही प्रभाव में था। मतलब कि दक्षिणापथ चंद्रगुप्त ने नहीं जीता था, बल्कि उसके पिता समुद्रगुप्त के काल से ही प्रभाव में था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त की छठी उपलब्धि है अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें कैसे लिखेंगे कि समुद्रगुप्त के समान चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। नगवा और काशी के निकट अश्वमूर्ति तथा उसके नीचे चंद्रगुप्त अंकित होने से इसका संकेत मिलता है। मतलब कि समुद्रगुप्त के जैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, और इसका पता कैसे चलता है? नगवा और काशी के निकट में एक अश्वमूर्ति मिला है। ठीक है, और उसके नीचे चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। इसी से हम लोग को संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी समुद्रगुप्त के जैसे अश्वमेध किया था। ठीक है, अब सबसे लास्ट हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य विस्तार लिखेंगे। ठीक है, इसका हेडिंग बनाइए और लिखेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी विजयों के द्वारा गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। उसके द्वारा गुप्त साम्राज्य की सीमाएं एक तरफ हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी को स्पर्श करती थी, दूसरी पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में गुजरात और काठियावाड़ को स्पर्श करती थी। इस तरह उसके साम्राज्य में संपूर्ण बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और उसके साथ मध्य भारत के गुजरात और काठियावाड़ सम्मिलित थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य विस्तार किस प्रकार था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने विजय के माध्यम से, ठीक है, अर्थात युद्ध को जीत जीत कर उसने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। और गुप्त साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी को स्पर्श करती थी, और दूसरी तरफ पूर्व में बंगाल को लेकर के पश्चिम में गुजरात और काठियावाड़ को स्पर्श करती थी। ठीक है, तो इतना लंबा और चौड़ा उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत में उसके साम्राज्य का विस्तार था। उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो वो क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के कुछ भाग जैसे गुजरात और काठियावाड़, ये सब सम्मिलित थे। ठीक है, तो इससे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य होगा। ये बहुत प्रतापी और पराक्रमी राजा थे। ऐसे ही इनको सकारी और विक्रमादित्य का उपाधि नहीं मिला था, ये उस लायक भी थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर समाप्त होता है और कुछ इस प्रकार से आपको भी अपने एग्जाम में लिखना है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके सारे वीडियो देखें, वहाँ पे आपको सेमेस्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।